थे, एक इलास्टिसिटी क्या होता है बताए थे, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताए थे, और प्रॉपर काउजिंग रीजन बताए थे विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल। एक फोर्स का मॉडल बताए थे जहाँ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग मास सिस्टम बताए थे, और एक बताए थे पोटेंशियल एनर्जी का मॉडल बताए थे। दोनों मॉडल से इसको सॉल्व मतलब समझे थे। ठीक है, तो क्या क्या बोले थे थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। when a force apply on the body, then the shape and size of the body changes। जब फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी में, उसका शेप और साइज क्या हुआ था, चेंज हुआ था। जैसे शेप एंड साइज चेंज हुआ था, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था जो उसको रिस्टोर करने का काम कर रहा था, हुआ था ना। देन रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप। वो दिक्कत, जब बॉडी का भैया हम लोग शेप एंड साइज को चेंज करने की कोशिश किए, जब फोर्स अप्लाई किए, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए बॉडी पे, शेप एंड साइज क्या हुआ, चेंज किया। या तो वो इलोंगेट हो जा रहा था या वो कंप्रेस कर दे रहे थे, दो काम कर रहे थे, या तो बॉडी को इलोंगेट कर दे रहे हैं या बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे जो भी कर रहे हैं, इलोंगेट करो या कंप्रेस करो, करने के बाद क्या उसमें डेवलप हो जा रहा था भैया, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जा रहा था। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना ही इलास्टिक बॉडी का प्रॉपर्टी है। यदि बॉडी इलास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स में कभी डेवलप नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। यदि पार्शियली भी इलास्टिक बॉडी है, यदि बॉडी पार्शियली भी इलास्टिक है, तो भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। मानते हैं कि उसमें कंप्लीटली शेप रिगेन नहीं करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसमें भी डेवलप होगा। At the stage of maximum deformation, जब तक उसका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ना हो जाता है, तब तक उस बॉडी का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके एक्सटर्नल फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर रहता है। समझ में आया बात। तो किसी कच्ची बॉडी को हम लोग ऐसे उसका शेप चेंज करते हैं, तो किस एक्सटेंट तक वो शेप चेंज होता है, मतलब सपोज कोई बॉडी है, उसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्या वो रिगेन करेगा, शेप नहीं करेगा। तो मतलब एक उसका डिफॉर्मिंग मैक्सिमम है कि मैक्सिमम डिफॉर्मिंग वहाँ पे छोड़ेगा तो शेप रिगेन कर देगा। जैसे मानो यहाँ तक खींचे, यहाँ छोड़े तो शेप रिगेन कर लेगा, लेकिन इसे पकड़ के हिस्से करके हिस्से घुमा के ऐसे तीर दिए, क्या शेप रिगेन करेगा, नहीं। तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स जो है तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स बराबर नहीं होगा। लेकिन बराबर कहाँ तक होता है, जब तक तुम्हारा एट द स्टेज ऑफ द मैक्सिमम डिफॉर्म तक, वहाँ तक रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या है, जो तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, वही तुम्हारा क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्या होगा, अब तुम क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे थे उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करते के साथ क्या होगा भैया कि जो ऐसा शेप था वैसा शेप वो ले लेगा। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ऑफ deforming force, body regain shape and
साइज। ठीक है, बॉडी क्या किया, अपना शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया। कोई दिक्कत? इतना बात हम लोग कल डिस्कस किए थे ना। अब इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, द प्रॉपर्टी by virtue which the body regain their shape and size, shape and size. The property by virtue which the body regain their shape and size called elasticity. क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक, यार कोई दिक्कत ना, तो बताया था, छाप लिया नहीं, छापा बाद में छाप लेना। ठीक है, और क्या पढ़ाए थे कल भैया, उजला उजला हो गया, लाल। ठीक, और बताए कुछ बॉडी के बारे में, इलास्टिक बॉडी, इन इलास्टिक बॉडी, ये बताए थे। तो इलास्टिक बॉडी क्या होता है भैया, एक इलास्टिक बॉडी के बारे में बताए थे। इलास्टिक बॉडी, इस इलास्टिक बॉडी वह बॉडी है जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी कंप्लीटली अपना शेप रिगेन कर लेगा। इसमें क्या होता है, व्हेन वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स देन बॉडी कंप्लीटली regain their shape and size। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा, अपना कंप्लीटली शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, तो बोलेंगे इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक बॉडी हो गया इन इलास्टिक बॉडी, इन इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होगा भैया कि अपना शेप नहीं करेगा रिगेन, व्हेन वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, बॉडी डज नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। बात समझ में आया? वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, और अनलेस है तुम्हारा बताए थे प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी, देखो हम क्या बताए थे भैया कि इन दोनों बॉडी को रिगेन करने के लिए, बॉडी को शेप को रिगेन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, बॉडी का शेप को रिगेन करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स का होना आवश्यक है। रीस्टोरिंग फोर्स का होना आवश्यक है। इन दोनों बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स तो होगा भैया, रीस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स है। तो लेकिन इसमें रिगेन कर ले रहा शेप, इसमें रिगेन नहीं कर पा रही, रीस्टोरिंग फोर्स होने के बावजूद भी वो शेप पूरा तरह से रिगेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स ही नहीं रहेगा, प्लास्टिक बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स होगा ही नहीं। मतलब उसको ऐसे खींचे ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं रह जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे खींचे उतना ही रह जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं इसमें। ठीक है, या है भी तो इतना कम है कि नेग्लेक्टेबल है। ठीक है, in this body there is no restoring force। So
it does not have tendency to return back their original shape and size। क्लियर है यहाँ तक? 3 बड़ी हो गया, इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक। ठीक, किसी किसी बुक में इनइलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी को एक ही कंसिडर करता है। ठीक, किसी किसी बुक में डिफरेंशिएशन लगा कि एक होता है कंप्लीटली इलास्टिक, एक होता है पार्सली इलास्टिक, और एक होता है इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको प्लास्टिक बोलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक को क्या बोल देते हैं? प्लास्टिक। डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन है। मोटा मोटी यही 3 बात है, मोटा मोटी यही 3 बात है। घुमा फिरा के कहीं कंप्लीटली लिख देगा, कहीं पार्सली लिख देगा, कहीं कुछ लिख देगा। ठीक है, मोटा मोटी यही 3 बात है, इलास्टिक, इनइलास्टिक पे। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? तनाव। दिमाग में भी स्ट्रेस हो जाता है। हमारा बॉडी है, अब बॉडी को क्या किया? डिफॉर्म किए। बॉडी को क्या किए? डिफॉर्म किए। इसको इधर से फोर्स लगाए, इधर से भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, और बॉडी अपना शेप चेंज कर दिया। तो जैसे बॉडी शेप किया, तो यदि ये इलास्टिक बॉडी है, यदि ये इलास्टिक बॉडी है, तो इसके इंटरनल फोर्स लगेगा, एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अंदर में से मानो कि ये मान लेते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको 2 ले लेते हैं, 2 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है भैया? रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इधर की ओर, F। ये इसको बोल देते हैं F डैश बोल देते हैं, और ये F बोल देते हैं। ठीक, जो F ये है, ये क्या है? ये F रीस्टोरिंग फोर्स है। F क्या भैया? रीस्टोरिंग फोर्स है। F क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो यही रीस्टोरिंग फोर्स को स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस डिफिनेशन क्या है कि एक यदि यहाँ पे, यदि मानो यहाँ पे एक एरिया A है, यहाँ पे क्या है? एरिया A, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए जिसका एरिया क्या है? A है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। क्या डिफिनेशन यहाँ देंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स ये है क्या? एक्चुअली ये है, ये अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। किसके अपोजिट है? डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट है। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस, कॉल्ड स्ट्रेस। कोई दिक्कत? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस सिंबल है सिग्मा। स्ट्रेस इक्वल टू हो गया भैया, क्या होगा भैया? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बटा एरिया। ठीक, रीस्टोरिंग फोर्स का भैया क्या होगा? यहाँ पे यूनिट एरिया हम लिखना था, यहाँ पे यूनिट रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स यूनिट न्यूटन, और नीचे में मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया इसका? यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो एक बार बता दो, नहीं दिक्कत बता दो, जब दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस और प्रेशर में ये भी तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है ना। लेकिन स्ट्रेस में जो तुम देखो ना, यहाँ पे जो फोर्स है तुम्हारा, स्ट्रेस में यहाँ पे जो तुम्हारा फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है।
और यहाँ पे जो तुम्हारा फोर्स है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया है, और ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या भैया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर क्या है भैया, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक बात ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, जबकि ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो इसको बोल देते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोल देते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तुम लोग के लेवल के लिए इतना ही, टेंसर बहुत ज़्यादा और कुछ डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि स्केलर भी टेंसर है, वेक्टर भी टेंसर है, सब कुछ टेंसर ही है। स्केलर को बोलते हैं वो टेंसर है 0 रैंक, वेक्टर को बोलते हैं वो एक टेंसर है जो रैंक 1 है। तो वो सब तुम लोगों को पढ़ना नहीं है अभी के लिए, तुम बस इतना समझो, गलत ही समझो कि टेंसर वह क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हर एक क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी है। स्केलर भी एक टेंसर है, वेक्टर भी एक टेंसर है, और अदर फिजिकल क्वांटिटी भी एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर एक जनरलाइज टर्म है। ठीक है, पहले क्या हुआ ना, 2 क्लासिफिकेशन किया गया फिजिकल क्वांटिटी को, एक का नाम दिया गया स्केलर, दूसरा का नाम दिया गया वेक्टर। ठीक है, अब बोला कि स्केलर ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और ये वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वांटिटी देखा गया कि जैसे करंट था, उसमें डायरेक्शन था, लेकिन वो उसका एडिशन हो रहा था, वो अलजेब्रिक एडिशन हो रहा था, अलजेब्रा की तरह एडिशन हो रहा था। तो बोला अरे अरे क्या हो गया है, तो बोला ठीक है चलो इसमें वेक्टर के डिफरेंशन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, तब ये वेक्टर है। करंट को देखते हुए कर दिया, तो 2 डिफरेंशन बना दिया। अब स्केलर ऐसा है जो जिसमें डायरेक्शन ना हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। ठीक है, और टेंसर ये वेक्टर ऐसा क्वांटिटी हो गया जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। अभी तक में बन गया, तब 2-3 को और आ गया तुम्हारे साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, और जैसे ये हमारा स्ट्रेस भाई साहब, तो उसके पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, ले माथा खुद जाने लगा, मल्टीपल डायरेक्शन होने लगा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है, मल्टीपल डायरेक्शन है। ऐसे तो क्या हो गया, देवान स्टाइल ऐसे करने लगा। ठीक है, तो पता चला कि क्या करे, तो बोला चलो हटा, जितना डिफरेंशन दिए सबको साइड करो, जितना डिफरेंशन दिया है सबको साइड करो। एक ही फिजिकल क्वांटिटी है पूरी दुनिया में, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम टेंसर है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम टेंसर है। यदि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब रैंक उसका 0 है, उसको स्केलर बोलेंगे। तो टेंसर ऑफ रैंक 0 स्केलर, टेंसर ऑफ रैंक 1 मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन वेक्टर, टेंसर ऑफ रैंक 2 अदर फिजिकल, टेंसर ऑफ रैंक 3, टेंसर ऑफ रैंक 10, बहुत सारा रैंक है। ठीक है, बस समझ में आया। टेंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फिजिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट पूरा कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए, पूरा स्टार को समझने के लिए, पूरा यूनिवर्स को समझने के लिए टेंसर के बिना काम नहीं चलेगा। जिसको टेंसर नहीं आता कभी ज़िंदगी में नहीं समझ सकता है कॉस्मोलॉजी को। जिसको टेंसर नहीं आता है वो भी ज़िंदगी में नहीं समझ सकता पूरा स्टार को, ब्लैक होल को, समझ में आ रहा है बात, स्पेस को। क्योंकि तो तुम अल्बर्ट आइंस्टीन जो था, जो स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पूरा का पूरा टेंसर का इस्तेमाल किया गया है। पूरा टेंसर ही टेंसर है, टेंसर टेंशन दे देता है, इतना टेंसर है। ठीक है, एनीवे 4 टाइम भी नहीं समझना हम लोग को, 4 टाइम बस तुम लोग क्लास में यह समझना है कि टेंसर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लिख देते बगल में, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, जो प्रेशर है ना तुम्हारा हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर है। जब तुम्हें प्रेशर लगाओगे
तो ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा, ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, वनली, इसका डायरेक्शन वनली कंप्रेसिव, ठीक है। जबकि ये जो है ना कंप्रेसिव भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन कंप्रेसिव होता है, अलोंग द टेंजेंट भी हो सकता है, जो टेंजेंशियल बोलते हैं, टेंजेंट हम पढ़ाएंगे अभी क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसको टेंसाइल भी बोलते हैं, टेंसाइल, ठीक है। और एक होता है टेंसाइल। 2 मिनट रुको, ये तीनों सब टर्म समझ में आ जाएगा, टेंसाइल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होता है। 2 मिनट वेट करो। और इसका डायरेक्शन जो है तीनों डायरेक्शन में होगा, तो टेंजेंशियल भी होगा, कंप्रेसिव भी होगा और टेंसाइल भी होगा, ठीक है, अराउंड द लेंथ। लेकिन इसमें डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगा, कंप्रेसिव। प्रेशर हमेशा कंप्रेस करने का काम करेगा, प्रेशर से कभी भी एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, क्लियर है। क्लियर साहब, आगे बढ़े। तुम छापता नहीं है, छाप लिया, तुम छाप लिया। यहाँ क्या रामायण कथा साथ साथ लिखते चलो, सिलेबस इतना है, यदि तो हम लिखेंगे, तुम छापोगी, फिर हम सोचेंगे, फिर हम मिटाएंगे, सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस कंप्लीट करना है नहीं करना है, करना है ना, छापते चलो, छापते चलो, वेट मत करो किसी का, सुनो भी छापो भी, मल्टी टास्किंग होना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन। जब भी हम लोग डिफॉर्मिंग करेंगे, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी का शेप चेंज होगा। शेप में क्या क्या चेंज हो सकता है, या तो उसका लेंथ चेंज हो सकता है, या तो उसका एरिया चेंज हो सकता है, या तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना। तो भैया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या स्ट्रेन को एक रेशियो को डिफाइन किया है कि भैया ये क्या है, एक रेशियो है। दी सपोज करो कि ये ऐसा है जिसकी लंबाई L है और इसको डिफॉर्म करके इतना बड़ा बना दिए, दैट मीन्स अब इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L है, दैट मीन्स डेल्टा L लेंथ आगे बढ़ चुका है। तो भैया बताओ कि कितना लेंथ में डिफॉर्मिंग हुआ बटा ओरिजिनल लेंथ क्या है, इसी रेशियो क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। दिस इज जस्ट अ रेशियो। रेशियो क्यों है, बताने के लिए कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, तो उसको बताने के लिए रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। रेशियो है, क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चेंज होगा, शेप चेंज हो सकता है, या लेंथ बोलो, या वॉल्यूम, ये सब चेंज होगा, ठीक है। तो रेशियो किसके रिस्पेक्ट में जाता है, हमेशा ओरिजिनल शेप के रिस्पेक्ट में जाता है। तो रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में किसका चेंजिंग, शेप, लेंथ और वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप, टू दी ओरिजिनल शेप, बात समझ में आया। जो उसका ओरिजिनल शेप है उसके रिस्पेक्ट में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, कहाँ हो तुम, यहाँ हो गया, डोज खत्म हो गया, अब दवाई ऐसे लगा लो, सिया लग चुका है, अगला परफॉर्मेंस तुम लोग एकदम बूस्टिक होगा, ठीक है। देखो परफॉर्मेंस करो ना करो, मेरा क्या जाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा बजट कर दिए क्योंकि बहुत दिन से तुम लोग का परफॉर्मेंस लगातार डीप जा रहा था, नीचे जा रहा था। किसी को मेरा हमको समझ में, मेरा सब्जेक्ट में कभी किसी को 5 नंबर अवे नहीं किया है, सब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 0 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। क्या है, मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, बोला था मोबाइल नंबर लिख के आते अपना, क्या रे तुम लोग मिल जाती है, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, एक लिख दिया 9, एक लिख देते हम 1 लिख देते हैं, तुम 2 3, ऐसा तो नहीं करता है ना, ठीक है यार। मतलब क्वेश्चन का लेवल उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, पिछला वेक्टर क्वेश्चन था ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। हम जाके लिटरली हमको देखना पड़ गया फिर से क्वेश्चन कि ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ दिए कि 0 0 नंबर आ रहा है। तो अब देखिए, अरे तोरी के
क्वेश्चन बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। एटलीस्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके नियरली 10% में मैच नहीं करा रहे हो। एटलीस्ट क्वेश्चन समझो तो भैया बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत तुम लोग का हिंदी इंग्लिश का है क्या? इंग्लिश नहीं आ रहा समझ में है? क्वेश्चन जो किया उसका फिगर भी तो एटलीस्ट बना सकता था तुम लोग। देखवे नहीं किया, चलो ठीक है। अब पढ़ा रात में पढ़ा the ratio of change in the configuration shape length and volume with respect to original shape। ठीक है, ओरिजिनल शेप के रिस्पेक्ट में भैया उसका चेंजिंग, बात क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो ऑफ दी बॉडी लिख दो यहाँ पे, और ऑफ दी बॉडी कोल्ड स्ट्रेन, ये सब बकवास चीज लिख दो, बढ़िया लगे देखने में। ठीक है, और बताओ भैया इसका डायमेंशन क्या होगा, बता दो इसका डायमेंशन बता सकता है कोई? इसका डायमेंशन सिंपल समझो कि यदि मानो कि ये लेंथ L है और इसका अब हम लेंथ बढ़ा दिए क्या कि L प्लस डेल्टा L बढ़ा दिए, दैट मीन्स चेंज कितना हुआ है? डेल्टा L। और ये क्या बोलता है कि रेशियो है किसमें? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डेल्टा L चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बटा ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप क्या है? L। शेप या कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना चाहते हो। तो ये क्या हो गया? यही हो गया तुम्हारा स्ट्रेन, ये हो गया ना स्ट्रेन। तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा बात? आ रहा है तुमको बोल रहे हैं? हाँ आ रहा है तुम लोग को? तो अब भैया बताओ ऊपर का डायमेंशन क्या है? मीटर का है या बोलो लेंथ है, और नीचे डायमेंशन भी लेंथ है। तो लेंथ का कितना डायमेंशन बचेगा? नो डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। ठीक है, कोई दिक्कत? डायमेंशन लेस है, समझ में आया? डायमेंशन लेस है, समझ में आया? है? ठीक। अब ये जो है ना, अब देखो क्या हुआ ना, लोहा है, तुम खुद फोर्स लगा तो लोहा का जो शेप चेंज होगा और कोई लकड़ी का शेप चेंज होगा, दोनों का अलग अलग होगा नहीं होगा? है तो स्ट्रेन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन किसी का लेंथ थोड़ा ज़्यादा चेंज हो सकता है, किसी का लेंथ थोड़ा सा कम चेंज हो सकता है। मतलब स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, लिख सकते हैं पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कोई दिक्कत किसी को? ये बताएगा यार, दिक्कत है, शोक माया में डूब गई है। उबड़ो कहानी खत्म है, बुढ़ो अब नया कहानी शुरू हुआ, इस पे ध्यान दिया करो, नहीं तो इसका भी गट्टा गोल हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर बनना है कुछ तो करना पड़ेगा। चलो इतना बजे सहो यार, हम लोग को तो रात जोता लगता था स्कूल में और ट्यूशन में भी। इस डिपेंड अपॉन दी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी चीज को लिखना था तो ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन इक्वल्स टू ऊपर में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यदि लेंथ वाइज बात करें तो उसको ऐसे डेल्टा L बाय L। यदि हम लोग सपोज करें यहाँ पे लेट मान लिए हैं कि ओनली लेंथ में चेंज हुआ, लेट ओनली लेंथ इन चेंजिंग, लेंथ इज चेंजिंग। ठीक है, मतलब क्या बोले, यदि पहले उसका लेंथ L था, ठीक है, तो अब उसका लेंथ कितना हो गया है? अब उसका लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L। तो चेंज कितना हुआ? चेंज निकालने क्या करते हैं, जो इससे माइनस करेंगे, चेंज निकालने क्या करेंगे भैया? चेंज हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। L प्लस डेल्टा L से माइनस करेंगे L, तो क्या बचेगा? डेल्टा L। तो चेंज कितना होगा? डेल्टा L। ओरिजिनल कितना है? L है, L। बात क्लियर है? इच्छा बोलो स्लाइड। कोई दिक्कत? ये भैया बदलाव कितना हुआ है बटा ओरिजिनल कितना था,
मुन्ना बदलाव कितना हुआ है, तो बताओ इसमें बदलाव कितना हो रहा है, डेल्टा एल बदलाव हो रहा है, और पहले कितना था, एल था। ठीक है, ठीक है। स्ट्रेस के कुछ टाइप देख लेते हैं। तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या है, लॉन्गी या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस नाम से भैया क्लियर है, नाम से क्लियर है कि फोर्स कैसा होगा, तो फोर्स नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। फोर्स कैसा होगा, नॉर्मल होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज करो कि ये तुम्हारा ब्लॉक है और इसको इधर फोर्स लगाएं और इधर से फोर्स लगा के थोड़ा सा स्ट्रेन करके इतना बड़ा कर दिए खींच के। तो अब इसका जो ये मानो कि कुछ एरिया ऐसे पकड़े यहाँ पे, तो इस एरिया पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ऐसे नॉर्मली जो फोर्स लग रहा है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये क्या है भैया, परपेंडिकुलर टू द एरिया है। इस एरिया के, ये जो एरिया है इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या भैया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर टू दी परपेंडिकुलर है टू दी क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ रहा है, तुम्हारा जो क्रॉस सेक्शन है उससे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो भैया जब तुम्हारा जो स्ट्रेस तुम्हारा एरिया के परपेंडिकुलर हो जाए, वह नॉर्मल स्ट्रेस या ऐसा बोले परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या डिफरेंस बोलेंगे, द परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है, या नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोल देंगे भैया, नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। तो क्या हो गया, फोर्स तुम्हारा क्या है, नॉर्मल, ऐसे लिख दिए, दैट मींस फोर्स तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, डिवाइडेड बटा पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये एफ एम क्या मतलब हुआ, नॉर्मल फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो फोर्स तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। किसके नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन एरिया का नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल है। तो इसको क्या नाम दे देंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नाम दे देंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हुआ, नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल रिस्टोरिंग, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस अधिक कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। ऐसा कंप्रेशन भी तो कर सकते हैं, कंप्रेशन भी कर सकते हैं। इस हिसाब से दो प्रकार का फोर्स इसको दो प्रकार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसका दो कैटेगरी यहाँ ऐसे लिख देते हैं, दो टाइप। एक का नाम दिया टेंसाइल स्ट्रेस। क्या नाम दिया, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा का नाम दिया कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाम से क्लियर है, कंप्रेसिव। जब कंप्रेस करेंगे बॉडी को, जब बॉडी को कंप्रेस करेंगे, उस समय जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, दैट नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज आवर कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ठीक उसका उल्टा, जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, खींचेंगे, उस समय जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, जो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो परपेंडिकुलर हो एरिया का, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पे क्या, यहां पे लिखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें क्या होगा कि जब बॉडी तुम एक्सपेंड करोगे, जब बॉडी क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे ऐसे, ठीक। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स हमारा है वो स्ट्रेसिंग, ऐसा था, ठीक है, ऐसा लिखो ना। कैसे लिखे डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या लिखे,
दिस स्ट्रेस arising due to stressing STREACHING स्ट्रेसिंग फोर्स। बात समझ में आया? जब स्ट्रेसिंग फोर्स लगेगा, ये क्या है स्ट्रेसिंग, मतलब बॉडी को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। जब स्ट्रेसिंग फोर्स लगेगा उस समय जो स्ट्रेस अराइज होगा, उस समय जो स्ट्रेस अराइज होगा वो स्ट्रेस क्या कराएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये स्ट्रेस जो है ये टाइप किसका है, ये टाइप लॉन्गिट्यूडिनल का। इसका मतलब यह पक्का है कि यहाँ का जो स्ट्रेस होगा टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। ये भी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया का। क्लियर है यहाँ तक? और जगह कहीं है और जगह बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसमें क्या बोलेंगे भैया कि यहां पे जब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, स्क्वीचिंग करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे, उस समय जो हमारा क्या लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर लगेगा क्योंकि वो बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाना चाहेगा। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है तुम्हारा, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। क्लियर है? This the stress arising due to compressive force। है ना? तो टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों लिख दो यहीं पे, एक ही साथ दोनों को बता देंगे, स्ट्रेट और स्ट्रेन, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है भैया, जो वह स्ट्रेस है जो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। हमें दो टाइप हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, जब स्ट्रेचिंग करेंगे, जब बॉडी को स्ट्रेच करेंगे उस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो टेंसाइल है। और कंप्रेसिव क्या हो गया, जब बॉडी को कंप्रेस करेंगे उस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। बात क्लियर है? तो इसी में स्ट्रेन का बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है वही तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। बात क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है, लेंथ में चेंजिंग हो रहा है। क्या होगा, देखो फोर्स परपेंडिकुलर है ऐसा, तो फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर या तो इधर लग रहा है या तो इधर लग रहा है, तो या तो लेंथ बढ़ाएगा या तो लेंथ घटाएगा, और कोई काम करेगा, बेंड कर देगा या फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिफॉर्मिंग भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यदि ये वाला फोर्स लगा तो शेप को जो ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स लगा, इसका मतलब कि शेप ऑलरेडी क्या हो चुका है, इलोंगेटेड हो चुका है। अब उसको रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब इसकी यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं इसका लेंथ अब क्या हो गया, चेंज हो गया, L प्लस डेल्टा एल हो गया, L प्लस डेल्टा एल हो गया, L प्लस डेल्टा एल हो गया। तो भैया स्ट्रेन का डिफिनेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा भैया, यहां पर होगा डेल्टा एल बाय एल होगा। एक और बात नोट कर लो, नोट करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम अभी क्या बताया भैया, स्ट्रेस का फॉर्मूला परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स या फोर्स पर यूनिट। अच्छा कौन सा स्ट्रेस बताया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ना, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या बताएं,
एफ नॉर्मल बटा एरिया, ये बताया ना, ठीक। और ये क्या बताए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको सिंबल ऐसे कर देते हैं आई से, ये क्या बताया, डेल्टा एल बाय एल। ये दोनों फॉर्मूला तब ये लगेगा भैया जब तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, सॉरी जब तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स यूनिफॉर्म है। यदि तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, देखो यदि तुम्हारा ऐसा बॉडी है, ऐसा बॉडी है, यहाँ पे हर एक क्रॉस सेक्शन पे, हर एक क्रॉस सेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे तो हर मान लो सपोज करते हैं कि यहाँ हर जगह एफ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ, सब जगह क्या लग रहा है, एफ। तो हर एक क्रॉस सेक्शन में अराइज होने वाला हर एक क्रॉस सेक्शन में अराइज होने वाला, हर एक क्रॉस सेक्शन में अराइज होने वाला स्ट्रेस सेम है, हर एक क्रॉस सेक्शन में अराइज होने वाला स्ट्रेस सेम है, हर एक क्रॉस सेक्शन में अराइज होने वाला स्ट्रेस सेम है। तो आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेप तुम्हारा ऐसा है, सपोज करो शेप तुम्हारा ऐसा है। अब देखो यहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। मान लेते हैं फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, तो रिस्टोरिंग फोर्स सेम है तो क्या हो गया भैया, रिस्टोरिंग फोर्स यदि सेम होगा भी तो क्या हो गया, एरिया तो चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है तो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों चेंज करेगा। स्ट्रेन का नहीं पता लेकिन स्ट्रेस तो पक्का चेंज करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हर एक दूरी पे, यहाँ पे स्ट्रेस कुछ और है, यहाँ पे स्ट्रेस कुछ और है, यहाँ पे कुछ, 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 मतलब क्या है, तुम्हारा स्ट्रेस इज वेरिएबल विथ एक्स। एक्स से तुम्हारा यह जो एक्स एक्सिस है उससे स्ट्रेस क्या है तुम्हारा यहाँ पे वेरिएबल है। और हम पढ़ा चुके हैं जब भी वेरिएबल हो तो किसका सहारा लेना पड़ता है, कैलकुलस माता की जय। तो इस्तेमाल किसका करेंगे, कैलकुलस का। तो यहां पे शुरू हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलस का कहानी। समझ में आया बात इतना ही है भैया। यदि स्ट्रेस तुम्हारा यूनिफॉर्म है तो आराम से ये वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन यदि स्ट्रेस तुम्हारा यूनिफॉर्म नहीं होके वेरिएबल है तो भैया फॉर्मूला के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलस माता को। वही तुम लोग का बेड़ा को पार लगाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, लिखना तो लिख लेते हैं यहां पे। हियर स्ट्रेस या और स्ट्रेन इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स नॉट कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट, दैट मीन्स नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है भैया। सो वी कैन नॉट यूज above formula in this problem. To solve this problem we use differentiation and integration, इंटीग्रेशन। बात क्लियर है? बात क्लियर है। यहां पे भैया इस बॉडी में स्ट्रेस स्ट्रेन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो भैया यहां पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? रो रही है रे? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। एक 2 मीटर का वायर है जिसका डायमीटर दिया है 2 mm, ठीक है, और वो स्ट्रेस हो जाता है किसके कारण, 8 kg मास के द्वारा लगा हुआ वेट के कारण। तो उसका लेंथ जो है, लेंथ जो इंक्रीज कर जा रहा है कितना, इतना mm। तो बताओ भैया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना होगा। सिंपली ऐसा फिगर है, ये फिगर नहीं बना हुआ तो सवाल बन जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये दिया है 2 mm। ठीक है, और इसका वेट दिया हुआ है 8 kg, वेट बोलते हैं मास। तो मास के कारण इस पर क्या लगेगा, नीचे में वेट लगेगा mg।
इस mg वेट के कारण क्या हुआ, इसका जो लंबाई है वो बढ़ गया। अब इसका लंबाई कितना हो गया है, तो 2 मीटर प्लस इतना बढ़ गया है, 0.4 है, 0.24 mm। ठीक है, तो बताना है भैया तो बढ़ कितना गया, यहां से यहां तक जो बढ़ गया, यहां से यहां तक बढ़ गया कितना, 0.24 mm बढ़ गया। ठीक, तो बताना है स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले सब कुछ लिख लो, गिवन जो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, लेंथ कितना है, लेंथ है 2 मीटर, डेल्टा एल कितना है 2 mm, तो भैया इसको मीटर में चेंज करो, 2 × 10 पावर मिली सेंटी डेसीमीटर, कितना हो 10⁻³ मिली सेंटी डेसीमीटर, 3 है ना, 10⁻³ मीटर। हाँ, डेल्टा एल हो गया। वेट, फोर्स दो, फोर्स, फोर्स है ना, ये ना फोर्स, फोर्स क्या है तुम्हारा m × g, फोर्स क्या है, फोर्स है m × g, और ये कितना है, मास है 8 और g कितना है 0.9 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, 80 न्यूटन। ठीक, चलो निकालना है स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालो तो। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या, अच्छा ये डायमीटर दिया हुआ है, ये भी लिख दो, यहाँ छूट गया है, डायमीटर भी लिख दो। तो डायमीटर यदि दिया हुआ है तो रेडियस कितना हुआ, डायमीटर बटा 2, रेडियस कितना हुआ, डायमीटर बटा 2, दैट मीन्स 2 कितना mm डिवाइड बटा 1, सॉरी 2 हो गया 1 mm, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक, कोई दिक्कत। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, बटा एरिया, यही होता है ना। अब एरिया फॉर्मूला पता है कि नहीं पता किसी को, πr², पता है ना, यह पुट करेंगे भैया, फोर्स कितना है 80, एरिया कितना पाई और r², r कितना है 1 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, तो 80, पाई का वैल्यू 22/7 × 10⁻⁻6 मीटर। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो बढ़िया से, समझा, इसको बढ़िया से सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, तो कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बताओ भैया स्ट्रेन कितना हो, बता दो, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, बाक यार ये तो हमको परेशानी कर देता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल कितना था 0.24 mm, 0.24 mm डिवाइड बटा लेंथ 2 मीटर, ऊपर वाला को mm को मीटर में चेंज करो, तो 0.24 × 10⁻³ डिवाइड बटा 2, इसको इधर घसकाएंगे तो क्या होगा 24 × 10⁻⁻1, इतना आएगा ना। बाय 2 1.2 इतना आया। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है रे धनराज, ठीक है ना, ये 0.24 है, 12 इधर 2 घसकाए तो उधर 2 खत्म हुआ, -1 हो गया। क्लियर समझ में आया, यहां से यहां समझ में आया, यहां सीधा -1 क्यों हो गया, क्योंकि पॉइंट आगे बढ़ाए 2, पॉइंट 2 आगे बढ़ाए तो 2 पावर घटेगा। क्लियर है बात, नहीं नहीं गलती है, यदि देखो 0.24 है, इसके यहाँ इंटू 10⁻³ बटा 2 है, यदि ये शून्य हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 10⁻² होगा। हाँ, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो 24/2 × 10⁻⁻5 होगा भैया, 2 पावर बढ़ता है घटता नहीं है। धनाज को वही पूछे तो बोलता सही है, तो हो गया 12 × 10⁻⁻5। ठीक है भैया,
खाना खा के आओ, कहानी कंटिन्यू करेंगे। खाना खा के आओ, कहानी कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये पढ़ा रहे भैया। टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पहला बता दिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या बताया भैया, ये फोर्स है, ये जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है नॉर्मल होगा एरिया का। रिस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स है एरिया का, ठीक है। मतलब क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है परपेंडिकुलर है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। और इसके द्वारा जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो क्या है तुम्हारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और डिफाइन कैसे कि डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, लेंथ का चेंजिंग हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, लेंथ का चेंजिंग हो रहा है। इसमें दो टाइप बताएं, एक का नाम बताया टेंसाइल, ठीक है, और दूसरा का नाम बताया कंप्रेसिव। क्लियर है। कंप्रेसिव की क्या बताएं कि यदि किसी को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उस समय जो स्ट्रेस लग रहा है, उस समय जो स्ट्रेस लग रहा है तुम्हारा, वो क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, और उसके द्वारा पैदा होने वाला स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया। और टेंसाइल क्या हो, जब स्क्वीजिंग करते हैं, खींचते हैं, उस समय ये पैदा होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक पढ़ा दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। दूसरा है शियर स्ट्रेस, शियर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या बताएं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, एरिया के परपेंडिकुलर होगा, एरिया के परपेंडिकुलर। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स है एरिया क्या होगा, पैरेलल होगा, एरिया के पैरेलल होगा। यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स है तुम्हारा एरिया के पैरेलल होगा। वह फोर्स जो पैरेलल टू दी सरफेस हो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। वह फोर्स जो पैरेलल टू द सरफेस हो उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। इसलिए यहाँ डिफिनेशन क्या होगा कि टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स। और ये क्या होता है भैया, पैरेलल टू दी एरिया, पैरेलल, ये क्या होगा, पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। कॉल कहलाएगा क्या, शियर स्ट्रेस। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। हम पहले क्या देखें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो था वो क्या करता था, लंबाई को घटा या बढ़ा रहा था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या कर रहा था, लंबाई को घटा या बढ़ा रहा था। यहाँ पर शियर स्ट्रेस है ना, बेसिकली क्या करता है, उसका शेप को चेंज करता है, शेप को चेंज करता है। ना ही उसका लंबाई घटेगा बढ़ेगा, ना ही वॉल्यूम उसका घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस में जब भी यहाँ पे जब शियर स्ट्रेस लगाएंगे, नाइदर लेंथ नॉर वॉल्यूम चेंज, ना ही उसका लेंथ चेंज होगा, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा। चेंज क्या होगा, देयर इज ओनली चेंज इन शेप। किसका चेंज होगा, शेप का चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है। और यहां लिख देते हैं, यदि इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें, मैथमेटिकली तो कैसे लिखेंगे भैया, इस शियर स्ट्रेस क्या है, पैरेलल फोर्स, ऐसा लिख देते हैं, एफ पैरेलल डिवाइड बटा एरिया। कोई दिक्कत, सिंबल के लिए ऐसे कर दो, सिग्मा एस कर दो, ठीक। तो शियर स्ट्रेस क्या है, एफ पैरेलल
ये क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है। ये क्या है? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? आता कोई दिक्कत? यह फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल कंपोनेंट है। यह फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल। और वहां लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा कंपोनेंट था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा कंपोनेंट था फोर्स का? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। शियर स्ट्रेस में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है? पैरेलल। ठीक है, अब इसके द्वारा जो स्ट्रेन पैदा हो, क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेन। इसके द्वारा जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन। तो हो क्या रहा है? जैसे ये इधर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इसे मानो कि ये एरिया है, ये एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है और इसके पैरेलली फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो यहां पे क्या होगा भैया? दो, इसका ऐसा कैसा होगा? ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है पहले से, क्या बोलते हैं, इसका शेप जो है, बात तुम सोचो कि ये तुम इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस एरिया में, तो ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये तुम इधर फोर्स लगा रहे हो इस एरिया पे, तो ये वाला इस एरिया में फोर्स नहीं लगा रहे, इस एरिया में डिफॉर्म नहीं होगा। डिफॉर्म कौन होगा? ये एरिया डिफॉर्म होगा। मतलब कैसा हो जाएगा? देखो, ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आया बात? कैसे डिफॉर्म किया? फोर्स लगाया ऐसे और ये जो बॉडी है ऊपर वाला भाग वो स्लाइड ऐसे चला गया। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा डिफॉर्मिंग हुआ। यहाँ मानो इसका लंबाई L था, इसका लंबाई L था, तो अभी भी इसका लंबाई कितना है? L ही है। इसका वॉल्यूम मानो V था, इसका वॉल्यूम V था, अभी भी इसका वॉल्यूम कितना है? V ही है। नहीं लेंथ का चेंजिंग हुआ है, नहीं वॉल्यूम का चेंजिंग हुआ, सिर्फ चेंजिंग किसका हुआ है? शेप का। यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हुआ। ठीक, तो सपोज करते कि ये इतना x आगे बढ़ गया, ठीक, और ये एंगल कितना शिफ्ट हुआ है? फाई। ठीक, तो शियर स्ट्रेस डिफाइन करेंगे यहाँ पे x बाय एल। क्या डिफाइन करेंगे? x बाय एल। x क्या है? जो उसका डिफॉर्म हुआ। l क्या है? जो पहले से उसका लेंथ था। ठीक है, अब देखो x, यदि तुम्हारा फाई छोटा है, यदि तुम्हारा एंगल जो है, एंगल इज स्मॉल, या ऐसा बोल देते हैं यदि तुम्हारा x स्मॉल है, x इज स्मॉल, यदि तुम्हारा x जो है ये डिफॉर्म हुआ है, बहुत छोटा हुआ है, ये जो डिफॉर्म हुआ है ये बहुत छोटा हुआ है, तो इससे क्या क्लियर होगा कि तुम्हारा फाई भी छोटा होगा, फाई भी क्या होगा? स्मॉल होगा। और जब एंगल फाई स्मॉल होता है तो टेन फाई जो होता है ना, टेन फाई वो बराबर होता है किसका? फाई के। बस समझा? एक्स स्मॉल मतलब फाई स्मॉल, और जब फाई स्मॉल होगा तो टेन फाई और फाई दोनों बराबर होगा। तो देखो टेन फाई यदि निकालना चाहेंगे, टेन फाई तो क्या होगा? P बाय एच। तो जो P क्या है? ये दिस इज P और ये H, यही है ना? P कौन है? ये दिस इज P और दिस इज H। तो P क्या हो गया यहाँ पे? X और H क्या हो गया? L। हो गया ना? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं चूंकि फाई इज स्मॉल, फाई क्या छोटा है, तो टेन फाई जो होगा तुम्हारा वो फाई के बराबर होगा। दैट मीन एक्स बाय एल किसके बराबर होगा? फाई के बराबर होगा। अच्छा, P बाय बी होता है, और सही P बाय बी ही तो है, ये H नहीं है, B है, H ये है, मिस्टेक हो गया। टेन भी P बाय बी, और यहाँ पे ये P है, यहाँ पे ये B है, और ये H हुआ। ठीक, चलो तो एक्स बाय एल ये ठीक है। बोल रहे थे, सोच रहे थे B, बोल रहे थे H। एनीवे कोई दिक्कत? यहाँ समय है, दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं शियर फाई क्या हो जाएगा? फाई के बराबर होगा। मतलब बेसिकली क्या है कि एंगल में जो डिफॉर्म हो रहा है यही तुम्हारा क्या है? शियर स्ट्रेन है। समझ में आया है? ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन है इससे क्या होगा? शेप में ही चेंज होगा। शियर स्ट्रेस क्या करेगा? ओनली शेप ऑफ द बॉडी को चेंज करेगा। तो लिख सकता है, लिख दो, दिस स्ट्रेन
दिस स्ट्रेन डिफॉर्म ओनली द शेप ऑफ द बॉडी। क्लियर है? शियर स्ट्रेन क्या करेगा? सिर्फ शेप ऑफ द बॉडी को चेंज करेगा।